1800 साल पहले का भारत। अनेकों ऋषि मुनि अपनी साधना करते थे और ज्ञान विज्ञान पर चर्चा होती रहती थी। इन्हीं में से एक ऋषि थे आचार्य कणाद, जो विज्ञान पर शोध किया करते थे। आज के महान वैज्ञानिकों से भी हजारों साल पहले आचार्य कणाद ने पहली बार लोगों को परमाणु और कण से परिचित करवाया था। उनका मानना था कि जो भी वस्तु वे देखते हैं या महसूस करते हैं, सभी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर ही बनी है। ये कण कभी मरते नहीं हैं और पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। अपनी इसी थ्योरी के कारण ही आचार्य कणाद जाने जाते हैं और जिस कण की वे बात करते हैं उसे आज एटम कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एटम से मिलकर के एलिमेंट बनते हैं और फिर चीजों का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी, सितारे और आप सभी एटम से ही मिलकर के बने हैं। पर सभी चीजों को बनाने वाले ये एटम कैसे बने और कैसे इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया, इनका साइज कितना है और क्या होगा जब एक एटम के आकार को आप बढ़ा देंगे, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और गहराई से समझने के लिए चलिए मेरे साथ इस वीडियो में एटम्स की यात्रा पर, जो आपके पक्का होश उड़ा देगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और स्किप ना करें। ये तो आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का जन्म होता ही है, फिर चाहे वो एटम ही क्यों ना हो। और एटम के जन्म को समझने से पहले हमें एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा। एटम के अंदर कई पार्टिकल्स होते हैं जो एक साथ मिलकर के एटम को शेप देते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, पर ये पार्टिकल्स भी आगे जाकर इनसे भी छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे। बिग बैंग होने के बाद एकदम गर्म डेंस यूनिवर्स जब ठंडा होता है तो सबसे पहले क्वार्क और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। फिर ये क्वार्क्स मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं और फिर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के एटम के न्यूक्लियाई को बनाते हैं। ये सब काम बिग बैंग होने के कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। हालांकि अभी भी पूरा एटम नहीं बना है, इसे पूरा बनने में अभी भी 3 लाख साल से ज्यादा लगने वाले हैं। बिग बैंग होने के करीब 3,80,000 साल बाद जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होता है और इलेक्ट्रॉन फिर धीमा पड़ जाता है, तब न्यूक्लियाई फिर इस भटकते हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करने लग जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड के पहले एटम का जन्म होता है। शुरुआती एटम जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले बनते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में आज भी सबसे ज्यादा हैं। लगभग 90% से ज्यादा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम एटम ही भटकते हैं। बिग बैंग के करीब 4 लाख साल बाद एटम ब्रह्मांड में अब दूसरे एटम से मिलकर पदार्थ यानी मैटर का निर्माण करते हैं और फिर ग्रेविटी की बदौलत मैटर के विशाल बादल मिलकर के शुरुआती तारों को बनाते हैं और फिर तारों के मिलने से ही आकाश गंगा का निर्माण होता है और फिर इसी तरीके से तारों के अंदर ही ग्रह बनते हैं और फिर इनकी धूल से ही हम इंसानों और अनगिनत प्राणियों के शरीर बनते हैं। इन्हीं सितारों से आगे जाकर के ब्रह्मांड में फिर भारी यानी हैवी एलिमेंट्स भी बनते हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से ही बना है। अलग अलग एटम भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो हीलियम में 2, यानी एटम में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने पर ही नए नए तरह के एलिमेंट बनते हैं और फिर इन्हीं एलिमेंट से मैटर बनता है और फिर जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वह बनती हैं। अब एटम्स के जन्म के बारे में तो हमने जान लिया है, पर आखिर इसका मास कितना होता है और किस वजह से इन परमाणुओं में वजन है? क्या ये ग्रेविटी के कारण है या फिर किसी और फोर्स के कारण? आइए जानते हैं। एटम के 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में प्रोटॉन सबसे ज्यादा भारी है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वही न्यूट्रल यानी बिना किसी चार्ज वाले पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं, जो प्रोटॉन के साथ ही रहना पसंद करते हैं और साथ में ही मिलकर के एटम के सेंटर में न्यूक्लियाई को बनाते हैं। न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के बराबर है, पर यह उससे थोड़ा हल्का सा भारी है। वहीं प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज्यादा है। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों प्रोटॉन इतना भारी है? तो इसका सीधा उत्तर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद छोटे पार्टिकल्स क्वार्क और ग्लूऑन से मिलकर के बने हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन खुद में एक फंडामेंटल पार्टिकल है और ब्रह्मांड में सीधा ऐसे ही बना है। क्वार्क और ग्लूऑन्स की अपनी अपनी एनर्जी और मास है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और आकार इलेक्ट्रॉन से हमेशा ही ज्यादा रहेगा। पर इसके बाद भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियाई में ही एग्जिस्ट करता है। करीब 99.94% एटम का वजन इसी सेंटर में मौजूद है। आइए अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के आकार की और देखते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी एटम के साइज को बढ़ा दें या फिर उसके अंदर मौजूद खाली जगह को कम कर दें। आइए देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग एक समान आकार के ही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में 1800 गुना छोटा है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक टेनिस बॉल जितना है
तो प्रोटॉन इस स्केल पर एक विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप के बराबर होगा, जिसका डायमीटर करीब 100 मीटर से ज्यादा है। अगर आप इस आकार को ब्रह्मांड के स्केल पर समझना चाहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन सूर्य के बराबर है, तो प्रोटॉन इस स्केल पर ब्रह्मांड के दूसरे विशालकाय तारे युवा स्कूटी के बराबर है, जिसमें 400 अरब सूर्य समा सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आकार कितना कम और विशाल है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियाई की परिक्रमा करता है, पर यह परिक्रमा ग्रहों और तारों की परिक्रमा से एकदम अलग होती है। असल में इलेक्ट्रॉन एक विशालकाय बादल के घेरे में रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। इस घेरे का आकार एटम के न्यूक्लियाई से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है। यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियाई की परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा इस तरह से होती है कि आप कभी भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक खास समय में एटम के किस पोजीशन में किस स्पीड पर ऑर्बिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियाई से बहुत बहुत दूर परिक्रमा करता है। इस दूरी के कारण ही एक एटम यानी परमाणु लगभग 99.999999% तक खाली ही होता है। यहाँ सिवाय वैक्यूम के अलावा कुछ नहीं है। अब इसे अगर हम इंसानी स्केल पर समझें, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। एक मानव के अंदर करीब 7 × 10⁻27 एटम होते हैं, यानी 7 के पीछे 27 जीरो लगा दो, इतने एटम। ऐसे ही पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा मानव हैं, तो ऐसे में कुल 5.6 × 10⁻37 एटम हुए। अगर इन सभी एटम की खाली जगह निकाल दी जाए, तो पूरी मानव जाति मात्र एक सेब में समा सकती है। इसी से आप एटम के खालीपन का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने एटम की उस दुनिया की बात की है जिसे हम समझ सके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी करोड़ों गुना छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि क्वांटम लेवल पर ही समझे जा सकते हैं। पर क्वांटम लेवल पर क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक बहुत ही कम जानते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। आज भी इस पर रिसर्च हो रही है। अभी तक आपने एटम के अंदर की दुनिया के बारे में जाना है, पर एटम वास्तव में कितना छोटा है और इसे कैसे इंसानी स्केल पर समझा जा सकता है, आइए जानते हैं। हाइड्रोजन एटम इस ब्रह्मांड का सबसे सिंपल एटम है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर इसके आकार की बात करें, तो ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर जितना है, यानी 1 मीटर से भी 10 अरब गुना छोटा। एटम वास्तव में इतने छोटे होते हैं कि आपके बाल की चौड़ाई में ही कम से कम 10 लाख एटम समा जाएं। वहीं एक छोटे से धूल के कण में कम से कम 30 खरब एटम आपको मिल सकते हैं, जिन्हें हाथों से गिनने में ही आपको कम से कम 40,000 साल लग जाएंगे, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर एटम की जब हम इंसानी स्केल पर तुलना करते हैं, तभी हम इसके वास्तविक आकार को समझ पाते हैं। मान लीजिए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यानी 1.7 मीटर है, तो इस हिसाब से आप हाइड्रोजन के परमाणु से 17 अरब गुना बड़े हुए। यानी अगर एटम को हम 1 मीटर के आकार का बना दें, तो आपका रेडियस कम से कम 17 अरब किलोमीटर विशाल होगा। ये इतना बड़ा होगा कि ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे स्टीफनसन 218 जैसे 12 तारे एक लाइन में रखे हों, तभी आप इसके बराबर बन पाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि कहाँ 1 मीटर और कहाँ ब्रह्मांड के 12 सबसे विशालकाय तारे के बराबर आपका आकार। वहीं अब एटम के खालीपन की भी बात कर लेते हैं। ऐसे में अब हमें इसका आकार बहुत विशाल करना होगा। चलिए अब इसका आकार हम सूर्य जितना विशाल कर लेते हैं और देखते हैं कि इस आकार में प्रोटॉन कितना विशाल होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या आकार होगा, और इस सूर्य जैसे विशाल एटम में कितना स्पेस खाली है, जो कि पूरी तरह वैक्यूम है। 14 लाख किलोमीटर विशाल सूर्य जितने एटम में उसके न्यूक्लियाई का आकार केवल 14 किलोमीटर के बराबर होगा, जो कि पृथ्वी पर एक गांव के बराबर है। इसी 14 किलोमीटर में इस एटम का पूरा 99.99% मास भी होगा, और यहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे। दोनों का आकार लगभग सेम है और ये इसमें आधी आधी जगह को घेरेंगे। इसी स्केल पर आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होगा। तो अगर हमारा हाइड्रोजन एटम 14 लाख किलोमीटर या कहीं तो सूर्य जितना विशाल है, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का आकार केवल 70 सेंटीमीटर होगा, जो कि एक मार्बल यानी कंचे से भी छोटा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सूर्य जितने विशाल आकार के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, और यही एटम पूरी तरह खाली भी होता है। असल में हम एटम की बस इतनी ही दुनिया को जानते हैं। एटम के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा है। जैसे जैसे हम बेहद सूक्ष्म लेवल पर आते हैं, तो क्वांटम स्केल पर पहुंच जाते हैं। अब क्वांटम लेवल पर क्या होता है, आज तक कोई अच्छे से नहीं जानता है। केवल हम अभी थ्योरी के जरिए ही कल्पना कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम लेवल पर जाकर के हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा होता है, और क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉन
और क्वार्क्स और ग्लूऑन से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं? क्या सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में अपनी अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती है? पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स क्या है और ग्रेविटी जैसी फोर्स कैसे काम करती है? इन सभी चीजों को हम क्वांटम स्केल पर समझ सकते हैं। साल 2012 में हिग्स बोसोन की खोज से वैज्ञानिक चीजों में मौजूद मास के रहस्य को समझ पाए हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें मैं आपको एटम और उनमें मौजूद 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनके साइज और मास को इंसानी स्केल पर समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।